पीलिया के बच्चे जो पीलिया का जो मर्ज है आज के समय में, वो छोटे बच्चों में बहुत कॉमन देखने को मिल रहा है। डिलीवरी के कुछ ही घंटों बाद या कुछ ही समय बाद वो पीलिया ग्रस्त हो जा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है सर? आप माँ और पिता दोनों की बात मैं कर रहा हूँ कि बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दें, बच्चा शांत हो जा रहा है। किस प्रकार का अंतर सर पहले और अब के बच्चों में देखा जा सकता है मोबाइल यूज करने के बाद? इस सवाल के लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं चाह ही रहा था कि मैं जो स्कूल में होता है उसमें पार्टिसिपेट कराएं। 10 लोग बैठे हैं तो उसमें बच्चे को इंट्रोड्यूस कराएं, उसमें उसको बातचीत की हैबिट डेवलप होगी तो धीरे धीरे करके ये नेचर चला जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों पर आज के समय में एजुकेशनल जो प्रेशर है छोटे छोटे बच्चों में, इसको भी आप वजह मानते हैं उनके अंदर क्या? बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते, प्रणाम, मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं जी टाइम्स। स्वास्थ्य अंक में आज हम पहुंचे हैं बाल रोग विशेषज्ञ के पास। हम आज जोड़ेंगे आपको बस्ती के प्रतिष्ठित बाल रोग विशेषज्ञ से और बच्चों में आने वाली लगातार आने वाली समस्याओं के बारे में समझेंगे, उसके निदान के बारे में समझेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर आपका। नमस्कार सर। सबसे पहले आप अपना परिचय दें हमें। सर, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ सिंह हुआ। मैं MBBS MD पीडियाट्रिक्स NICU स्पेशलिस्ट हूँ। मैं कृष्णा मिशल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। सर, पहला प्रश्न आपसे ये था कि बच्चों में आमतौर पर देखा जा रहा है आज के समय में कि क्योंकि आपने बताया कि आप NICU स्पेशलिस्ट हैं, पीलिया के बच्चे जो पीलिया का जो मर्ज है आज के समय में, वो छोटे बच्चों में बहुत कॉमन देखने को मिल रहा है। डिलीवरी के कुछ ही घंटों बाद या कुछ ही समय बाद वो पीलिया ग्रस्त हो जा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है सर? आपका बहुत अच्छा सवाल है सर। ये पीलिया वाली जो बीमारी है, इसके बारे में लोगों में जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए उतनी है नहीं। ये बच्चों में जो पीलिया होता है ये कॉमन है, इसको आप एक बीमारी के तौर पे नहीं देखना है। होता क्या है, बच्चों में जो ब्लड है वो हमसे ज़्यादा गाढ़ा होता है, हीमोग्लोबिन उनमें ज़्यादा होती है, और वो जब ब्लड टूटता है, ये नॉर्मली हर बच्चों में होता है, तो किसी में ज़्यादा किसी में थोड़ा कम, पीलिया हर बच्चों में होता है। तो अपने को क्या है, हम पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि तीसरे से चौथे दिन, जन्म के तीसरे या चौथे दिन बच्चे को देखें। अगर उनका बच्चा ज़्यादा पीला लग रहा हो तो निकटतम किसी बच्चे के डॉक्टर से कंसल्ट करें। बच्चे के जब कंसल्ट करेंगे तो डॉक्टर जो है उनके पीलिया की जांच करेंगे, और पीलिया की जांच करने पे 90% केस में ऐसा देखा गया है कि वो रेंज इतना कम होता है क्योंकि उसमें अच्छे से फीडिंग कराए तो पीलिया अपने आप सही हो जाता है। अच्छा। 10% केस ऐसा होता है जिसमें बच्चों को लाइट, जिसको फोटोथेरेपी बोलते हैं, उसमें 24 से 48 घंटे के लिए रखने की जरूरत होती है और वो बच्चा ठीक हो जाता है। तो ये इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये फिजियोलॉजिकल चेंज है बच्चे में, ये कोई बीमारी नहीं है। और इसको जो है ना, अभी देखा गया, मैं जब से यहाँ पे हूँ तब से देख रहा हूँ, लोकल में क्या है, बच्चे को दिखाते हैं और उसकी अलग अलग तरह की दवाएं बच्चों को देते हैं। तो इसमें कोई दवा होता नहीं है। एज इट इज जिसका पीलिया में, बच्चों में जो पीलिया उसका कोई दवा नहीं है, उसमें सिर्फ अपने को पीलिया चेक करवाना है। चेक करने के बाद डॉक्टर डिसाइड करेगा कि बच्चे को लाइट में रखनी है या नॉर्मली अच्छे से फीडिंग कराए तो सही हो जाएगा। 90% केस में अगर मदर अच्छे से बच्चे को फीड कराती है तो लाइट में भी रखने की जरूरत नहीं होती। और ये मैं गार्जियन से बोलूंगा, अगर आपके बच्चे को कोई डॉक्टर बोल रहा है जो पीलिया है, कोई ड्रॉप दे रहा है उससे पीलिया सही हो जाएगा, तो एकदम गलत भ्रांति है ये, इससे बचे। आमतौर पे देखा जाता है कि गार्जियंस क्या करते हैं, बच्चों को धूप दिखाते हैं, और परिवार के कोई बुजुर्ग हो धूप में लेके बैठ जाते हैं, तो ये धूप दिखाना कहाँ तक सही है? नहीं सर, ये बात आपका बिल्कुल सही है। पहले के दिनों में ऐसा बोला जाता था जो धूप दिखाने से, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च जैसे जैसे आगे बढ़ी, जैसे जैसे बातें एडवांस हुई, ऐसा कहीं भी प्रूवन नहीं है कि बच्चे को धूप अगर हम दिखाएंगे तो बच्चे का पीलिया सही हो जाएगा। ये बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि इसमें उल्टा हो गया है। हुआ क्या, जो गर्मी के टाइम में बच्चे को धूप दिखा दिए, वो पीलिया सही होने, क्या सही होगा, बच्चा डिहाइड्रेट हो गया और ज्यादा पीलिया बढ़ गई। तो ये पुरानी मान्यताएं थी जो धूप दिखाने से होता है, लेकिन साइंटिफिकली अगर हम जाएं तो इसका कुछ लेना देना नहीं है सनलाइट से। बस अगर अच्छे से हम फीडिंग कराते हैं, मदर अच्छे से बच्चे को फीडिंग कराती है, दूध पिलाती है, तो 90% चांस में पीलिया बढ़ेगा भी, तो इस रेंज में बढ़ेगा जिसमें बच्चे को जरूरत ही नहीं है एडमिशन की या दूध दिखाने के। 10% केस ऐसे होते हैं, उसमें आपको बच्चे के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बच्चे की जांच होगी, जांच के बाद डिसाइड होगा, और होगा तो उसको फोटोथेरेपी ही उसकी इलाज होती है। उसका फोटोथेरेपी ही इलाज है। एक समस्या है आज के समय में, आप देखेंगे सोशल साइट्स पे भी बहुत तेज से चल रहा है और डॉक्टर्स भी इस पर बात करते हुए नजर आते हैं
कि डिलीवरी के बाद जो बच्चे रोते नहीं हैं, जी जी अब उसको डॉक्टरी भाषा में क्या कहते हैं ये आप बताएंगे, और उसका समाधान भी बताएंगे, ऐसा होता क्यों है सर? जी, जी। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है सर। हम्म, ये बच्चे नहीं रोने को कंडीशन जो होता है उसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे कोई मदर है जिसकी डिलीवरी हो रही है, नॉर्मल डिलीवरी पेरीफेरी में ट्राई करवा रही है, पेरीफेरी छोटे सेंटर पे जहाँ पे ट्रेंड अटेंडेंट नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, और डिलीवरी करवाने में उनका लेबर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गया, और प्रोलॉन्ग होने के बाद बहुत बार ऐसा होता है जो बच्चे फंस गया, तो उसमें क्या होता है बच्चे को ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो रुक जाती है। मैं मेरा प्रश्न ये था कि माना ये जाता है कि बच्चा अगर रोया नहीं तो वो नॉर्मल नहीं है, उसको समस्या ग्रस्त हो सकता है वो बच्चा। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर बच्चा नहीं रोया, नहीं रोने का मतलब ये हुआ बच्चा जैसे ही रोता है ना, तो रोने के साथ ही बच्चे की ऑक्सीजन की सप्लाई चालू हो जाती है, उसके ब्रेन में ऑक्सीजन चला जाता है। और बच्चा जैसे नहीं रोने से क्या होता है, उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन में नहीं होती है, तो बच्चे को झटका आने लगता है, बच्चा को कन्वल्जन आता है, बच्चा सुस्त पड़ता है। तो इसलिए हमेशा ये होना चाहिए कि आप डिलीवरी उस सेंटर पे कराएं जहाँ पे एनआईसीयू की सुविधा अच्छी हो, है ना, ट्रेन डॉक्टर हो, और डिलीवरी भी जो करवाएं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कहीं भी करवाएं, तो इसका विशेष ध्यान रखें जो ट्रेंड अटेंडर हो और ट्रेन डॉक्टर हो उससे करें। तो ये जो बर्थ एस्फिक्सिया, इसको साइंटिफिक टर्म में इसको बर्थ एस्फिक्सिया बोलते हैं। तो इससे भी अगर सिर्फ डिलीवरी सही जगह पे हो रही है, गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में भी हो, तो इसमें 70 to 80% केस में ऐसा बर्थ एस्फिक्सिया का केस अपने आप कम हो सकता है। पाया सर, आज के समय में माएँ जो सबसे ज्यादा परेशान है अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये समस्याएं आमतौर पर घरों में देखी जा रही हैं कि सबके बच्चे जो है वो मोबाइल पर बिजी हैं। छोटे से बच्चे को भी 6 महीने का हो या 1 साल का हो या 4 साल का हो, माओ के लिए और परिवार के लिए सरल हो गया है, माँ और पिता दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, कि बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दें, बच्चा शांत हो जा रहा है। किस प्रकार का अंतर सर पहले और अब के बच्चों में देखा जा सकता है मोबाइल यूज करने के बाद? इस सवाल के लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं चाह ही रहा था कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं, क्योंकि आज का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बच्चे को मोबाइल के साथ, बच्चे को खाना खिलाना है तो पेरेंट्स मोबाइल देते हैं, बच्चे को कोई काम नहीं करना है तो मोबाइल दे दिया, बच्चे को इंगेज करना है तो मोबाइल दे दिया, और उससे क्या होता है बच्चे को मोबाइल चलाने की हैबिट डेवलप हो जाती है, और आगे चल के वो माँ बाप परेशान होते हैं, फिर आके बोलेंगे जो मेरा बच्चा तो दिन भर मोबाइल देख रहा है। इसमें होता क्या है, जो आजकल हम मोबाइल में जो ट्रेंड देख रहे हैं, मोबाइल जैसे ही आप खोलोगे वो इसमें देखोगे, यूट्यूब खोलो, कोई भी सोशल मीडिया नेटवर्क खोलोगे तो रील्स चलने लगती है। वो रील्स में क्या होता है, आप जब एक बार रील को स्क्रॉल करोगे ना तो आप करते जाओगे, आपको मालूम नहीं चलेगा कि 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ। तो इसका साइंटिफिक रीजन अभी स्टडी में पाया गया है, क्योंकि ब्रेन में कुछ तत्व होते हैं जिसको डोपामिन बोलते हैं, जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो डोपामिन रिलीज होता है, उसमें आपको मन का सेटिस्फेक्शन होगा, लगेगा हम अच्छा काम कर रहे हैं, और उस समय आपको अपनी समय का बिल्कुल पता नहीं चलेगा, आप अपना दिमाग का यूज बिल्कुल नहीं करोगे, और सिंपली आप पैसिवली उसको स्क्रॉल 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 करते जाओगे। इसका साइड इफेक्ट क्या है, आपकी जो है बुद्धि, सोचने की क्षमता जो है वो कम होती चली जाती है, एकाग्रता, कंसंट्रेशन जिसको बोलते हैं, जबकि बच्चों में पढ़ाई लिखाई के लिए, कोई काम के लिए कंसंट्रेशन सबसे जरूरी है, तो कंसंट्रेशन स्वतः धीरे 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 खत्म होते चला जाएगा। उस बच्चे में होगा क्या, उस बच्चे में डिप्रेशन का, जो ज्यादा मोबाइल चलाते हैं डिप्रेशन का शिकार। मैं इस बात को खास तौर से सुन लें कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बच्चों में मोबाइल चलाने के बाद जो साइड इफेक्ट आता है, मैं चाहता हूं सभी माओं से और सभी परिवारों से मैं सादर अनुग्रह करूंगा कि ये बात डॉक्टर साहब की जरूर सुन लें कि क्या कह रहे हैं, मोबाइल यूज करने के साइड इफेक्ट क्या आ रहे हैं बच्चों में। साइड इफेक्ट में सबसे थोड़ा नजदीक करेंगे सर। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि बच्चे जो है पढ़ने लिखने वाले एज में मोबाइल चलाते हैं, तो मदर का कंप्लेन ये होता है कि स्कूल का परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उसका होगा, इसका रीजन क्या है, अभी साइंटिफिकली स्टडी में पाया गया है कि जो बच्चे ज्यादा मोबाइल 4 घंटे 5 घंटे मोबाइल चलाते हैं, उनका कंसंट्रेशन का लेवल धीरे धीरे कम होते चला जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने लगती है, उनको चीजें याद नहीं रहती है। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी से भी पूछ लीजिए जो मोबाइल चलाता है, और उससे पूछिए 1 घंटा मोबाइल चलाया, और उससे पूछिए जो पहला रील उसने क्या देखा है, उसको नहीं याद होगा, नहीं याद होगा बिल्कुल नहीं।
और उसी तरह मैं आपको एक बात बोलूंगा, जब आप 2 घंटे की मूवी देख के आओ आप और आपसे पूछे जो मूवी का पहला सीन क्या है, तो आपको याद होगा वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का है। और ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस करवाता है। ये कंसंट्रेशन आप बच्चे का गिरते चला जाएगा, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगी और उनका एकाग्रता कम होगा। एकाग्रता कम होने से डिप्रेशन होगा, बच्चा चिड़चिड़ा रहेगा और वो इतना ज्यादा चिड़चिड़ा होगा कि जब तक उसको आप मोबाइल नहीं देंगे तब तक वो सही होगा ही। ये तो सर समस्याओं की बात हो गई, इनके निवारण पर बात करते हैं। इसका निवारण क्या है? जी, इसके निवारण के लिए बच्चों से पहले गार्जियन को ठीक होना पड़ेगा। अगर मेरा ही बच्चा है, मैं खुद 10 घंटे मोबाइल चलाऊंगा और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरा बच्चा मोबाइल ना चलाए, तो संभव है? नहीं पॉसिबल है। इसके लिए पहले पेरेंट्स को अपने ऊपर लगाम करना होगा। छोटा बच्चा है उसके साथ खेलिए। आज के डेट में देखा गया है कि आउटडोर गेम तो बिल्कुल ही बंद हो रही है। बच्चे बाहर खेलने जाते ही नहीं है। और क्या है, मम्मी भी मोबाइल चला रही, पापा भी मोबाइल चला रहे, तो बच्चा क्या करेगा? तो इसमें सबसे पहले पेरेंट्स को अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, टाइम लिमिट करना पड़ेगा और किसी भी एक्टिविटी में, बच्चे के एक्टिविटी में मोबाइल नहीं देना। अगर आप शुरू से इस प्रैक्टिस को करोगे, कंटिन्यू करोगे, तो फिर मोबाइल की लत आएगी ही नहीं। जो बच्चे अभी लत जिनको लग चुकी है, मान लीजिए 4 साल 5 साल 6 साल के हैं, उनका लत कैसे छूटे? तो इनका लत वो हटाने के लिए तुरंत एकाएक तो होगा नहीं। अब जैसे आपका बच्चा 4 घंटे मोबाइल चलाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उस 4 घंटे में बच्चे को दूसरी एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जैसे आपका बच्चा बाहर खेलने नहीं जाता है, तो उसको प्रोत्साहित कीजिए, जो बच्चों के साथ बाहर जाए खेलने। अगर वो 2 घंटा उस खेलने में अगर जा रहा है वो, तो उसका विकास होगा। फिर उसका मोबाइल का जो टाइमिंग है 4 घंटे का, वो कम होगा। तो इसके लिए अदर एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज जो है बच्चों का, उसके लिए हमको प्रोत्साहन देना पड़ेगा बच्चे को, है ना। इससे धीरे 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 करके मोबाइल की लत छूट सकता है। अगर आप ये चाहेंगे जो कोई दवा होता है मोबाइल पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सब टोटली डिपेंड करेगा फैमिली इन्वायरमेंट पे, मम्मी पापा पे, और उस बच्चे को हम कितना इंगेज कर रहे हैं दूसरे काम में। दूसरे काम बच्चा क्या करता है? बच्चे को खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, एनवायरमेंटल जो है थोड़ा एडमेंट करें। सर एक प्रश्न आपसे ये है, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो बच्चों के अंदर आ रही है बदलते मौसम में, एलर्जी की। उनको सर्दी जुकाम लगातार बना रह रहा है, कफ लगातार बना रह रहा है और चेस्ट में भी कंजेशन रहता है। इसके रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं? ये भी सवाल आपका बहुत अच्छा है। ये समस्या पहले उतनी नहीं होती थी, आज के दिनों में बहुत देखा जा रहा है। और एलर्जी का मेन जो रीजन होता है ना, वो पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन के कारण ही कुछ भी शुद्ध नहीं, ना हवा शुद्ध है, ना खाना शुद्ध है, तो इसके लिए होता है। तो इसमें क्या है, अपने को मदर फादर से ये हमारा है, एज ए पीडियाट्रिशियन मैं ये बोलूंगा कि आप बच्चे को अपना हेल्दी खाना दे, हाइजीन मेंटेन करे, हाइड्रेशन मेंटेन करे, और जहां तक हो सके पॉल्यूशन से बचाने की कोशिश करें। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप चली जाती है। इसके बाद भी अगर बच्चे को कुछ एलर्जी वाली समस्याएं आती हैं, तो नजदीकी पीडियाट्रिक डॉक्टर से संपर्क करें। हो सकता है बच्चे को किसी फूड से एलर्जी हो सकता है, किसी पॉलन से एलर्जी हो सकता है, तो समय पे उसको डॉक्टर से संपर्क करें और संपर्क करके उसका उचित इलाज करवाएं। आप कृष्णा मिशन हॉस्पिटल में एज अ पीडियाट्रिशियन आप पोस्ट हैं। सबसे ज्यादा समस्याएं जो कॉमनली आपको देखने को मिलती हैं वो क्या है सर? आप एनआईसीयू की अगर बात करेंगे तो कृष्णा मिशन हॉस्पिटल में मैं जब से कार्यरत हूँ, मैंने देखा है यहाँ पे बर्थ एस्फिक्सिया, जो आपने पहला सवाल किया था ना, बच्चे रोते नहीं है, वो वाले केस हमारे पास सबसे ज्यादा आ रहे हैं। क्या बोलते हैं उसको साइंटिफिक टर्म में, अगर मेडिकल के टर्म में बोलेंगे तो बर्थ एस्फिक्सिया, जो जन्म के बाद तुरंत बच्चा नहीं रोया, बच्चे को झटका आया, उस बीमारी को बर्थ एस्फिक्सिया, वो वाले केस हमारे पास ज्यादा आते हैं। फिर प्री मैच्योर, जो समय से पहले बच्चे हो गए, कमजोर है बच्चे, वो केस देखने को ज्यादा मिलती है। एनआईसीयू में ये वाले केस सबसे ज्यादा है। फिर अगर पीआईसीयू की बात करें तो सीजनल वाले केस बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे डिहाइड्रेशन, डायरिया के केस हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं। हेपेटाइटिस, इस क्षेत्र में मैंने देखा है हेपेटाइटिस ए के भी केस। अच्छा, हाँ, हेपेटाइटिस जी। तो और इसका हेपेटाइटिस ए जो बीमारी है, उसका मेन रीजन जो है, अगर आप कॉज हमसे पूछेंगे जो क्यों होता है, तो इसकी साफ सफाई नहीं है, खाना गंदा है, मतलब हाइजीन मेंटेन नहीं है, आप जो पानी पी रहे हो वो शुद्ध नहीं है। ये खाने पीने और पानी सही नहीं होने वाली ही बीमारी है। अच्छा जी, अगर हम खाना पीना हमारा साफ है, पानी जो हम पी रहे हैं वो शुद्ध पानी है, तो ये बीमारी होगी ही नहीं। तो ये भी केस हमको देखने को मिलता है। फिर झटके वाली बीमारी है, वो भी केस बहुत कॉमन है यहाँ पे। तो ये सारी बीमारियां हैं जो। अच्छा, बच्चों में सर जो साई नेचर है और एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं,
और बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, जी। इसके पीछे क्या कोई मेडिकल रीजन है या? नहीं, इसमें एक तो मेडिकल रीजन भी है, ऑटिज्म भी बोलते हैं जी, इसको, जी। लेकिन बहुत हद तक इसमें फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट है। हम बच्चे को उसको मोटिवेट करें। अगर कोई बच्चा शाई है भी तो अगर हम फैमिली का एनवायरनमेंट वैसा रखें और बच्चा को प्रोत्साहित करें उसके लिए, तो ये बहुत हद तक ठीक भी हो जाता है। उसको प्रोत्साहित करें, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो स्कूल में होता है उसमें पार्टिसिपेट कराएं। 10 लोग बैठे हैं तो उसमें बच्चे को इंट्रोड्यूस कराएं, उसमें उसको बातचीत की हैबिट डेवलप होगी तो धीरे धीरे करके ये नेचर चला जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों पर आज के समय में एजुकेशनल जो प्रेशर है छोटे छोटे बच्चों में, इसको भी आप वजह मानते हैं उनके अंदर जी, क्या? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया है। जी। आज की डेट में जो एजुकेशनल प्रेशर है, ये सबसे बड़ा रीज़न है, ये बर्डन आ जा रहा है बच्चों पे और उस बर्डन से बचने के लिए बच्चा जो है टाइम टू टाइम डिटोरिएट होते चला जा रहा है। तो इसमें अपने को ध्यान देना है। 5-6 साल के बच्चे को इतना बर्डन देने की ज़रूरत ही नहीं, उस समय उसके खेलने-कूदने की उम्र है, जी। उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करवाइए। पढ़ने का टाइम 6 साल के बाद से होती है। जी। तो अभी तो सरकारें भी देख रही हैं जो उसका बर्डन थोड़ा कम कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल का कल्चर ऐसा हो गया है आज के डेट में, जो बर्डन बढ़ रहा है और बर्डन बढ़ने से बच्चों में डिप्रेशन की शिकार, ये शाइनेस वाली शिकार जो आप बोल रहे हैं, बच्चा शाई हो रहा है, जी। किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, ये सब प्रेशर है, ये फैमिली प्रेशर है, एक पेरेंट्स के दिया हुआ प्रेशर है जो बच्चा हमारा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है, 90% क्यों नहीं पा रहा है। ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप हेल्दी एनवायरनमेंट में सब चीज़ रखोगे, सब चीज़ अच्छा होगा। क्या आप ही बताइए, हम लोग नहीं पढ़ाई किए, हम लोग भी तो पढ़े ही हैं ना, निश्चित रूप से। जहाँ तक पहुँचना है पहुँचे ही है। जी। तो ऐसा कुछ नहीं जो उस समय से इस समय बहुत चेंज हो गया, बस ये प्रेशर बढ़ाने से जितना अच्छा होना चाहिए उससे ज़्यादा खराब हो रहा है। तो इसलिए इस पे भी सरकार से भी कोशिश है। आप एक पीडियाट्रिशियन के नाते आम परिवारों को अपनी तरफ से क्या सुझाव देंगे बच्चों के विकास के नेतार्थ? जी, विकास के लिए मैं जन्म से आपको बात करूँ तो मैं ये कहूँगा कि कभी भी डिलीवरी आपको घर में किसी को डिलीवरी करवानी है तो ऐसे सेंटर पे करवाएं जहाँ पे एनआईसीयू हो। जैसे हम अपने यहाँ की बस्ती की बात करें तो कृष्णा मिशन भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। हाँ। यहाँ पे सारी फैसिलिटी गायनी में, पीडिया में सब अच्छा है। तो इस तरह का कोई सेंटर आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे को टाइम टू टाइम फॉलो अप पीडियाट्रिक डॉक्टर से ही दिखाना है, किसी झोला छाप डॉक्टर से नहीं दिखाना है। दूसरी बात, तीसरी बात, कभी भी ओवर काउंटर मेडिकेशन बच्चों के लिए नहीं देना है। कोई भी दवा देने से पहले एक बच्चों के डॉक्टर से कंसल्ट करना ही करना मतलब है, घरेलू जो है इलाज नहीं देना बच्चों नहीं को। देना जी। है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है वैक्सीनेशन। जी। जो गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है वैक्सीनेशन पे, बहुत सारी बीमारियां, जानलेवा बीमारियां जो है, वो वैक्सीन अगर टाइम पे बच्चे को लग जाए तो अपने आप सही हो जाती है। अच्छा सर, वैक्सीन पे थोड़ा मैं प्रकाश डालूंगा। वैक्सीन कितनी लगनी है और कौन सा पेड होता है, कौन सा अनपेड होता है, जरा इस पर भी प्रकाश डाल दें। गवर्नमेंट का पॉलिसी है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जी। उसमें जो है जितनी भी गंभीर बीमारियां होती हैं उसमें मैक्सिमम वैक्सीन जो है फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट सेंटर पे, आंगनवाड़ी सेंटर पे, सीएचसी, पीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गवर्नमेंट की वैक्सीन लगती है। वो सारी वैक्सीन फ्री है और बहुत सारी गंभीर बीमारियों से उससे बचाव किया जा सकता है। अब आप टाइमिंग पूछेंगे तो बच्चा जब जैसे ही पैदा हुआ वैसे ही वैक्सीन लगती है। वो बीसीजी की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस की वैक्सीन है, उसके बाद 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक, फिर 9 महीने पे, फिर 15 महीने पे, फिर 2 साल पे, इस तरह शेड्यूल है। और उस शेड्यूल को भी हम सिर्फ गवर्नमेंट शेड्यूल फॉलो कर ले, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, तो भी बहुत सारी बीमारियों को कवर किया जा सकता है। और जहां तक पेड वाली बात है, आपके हॉस्पिटल्स में भी ये सारी व्यवस्थाएं हैं? जी, हमारे हॉस्पिटल में, कृष्णा मिशन हॉस्पिटल में सारी वैक्सीन उपलब्ध है, सारी गवर्नमेंट वाली वैक्सीन फ्री में लगाई जाती है। और जहां तक पेड वाली वैक्सीन है तो कुछ वैक्सीन इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के तहत वो वैक्सीन आती है जिसको पेड वैक्सीन बोलते हैं। जैसे टाइफाइड की वैक्सीन हो गई, फ्लू की वैक्सीन हो गई, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन हो गई, मेनिंगोकोकल वैक्सीन हो गई। तो अगर कोई, हम एज ए पीडियाट्रिक उनके रिलेटिव को बताते हैं, पेरेंट्स को हम बताते हैं जो ये वैक्सीन एक्स्ट्रा है, अगर वो कंफर्टेबल है, ले सकते हैं वैक्सीन तो वो वैक्सीन लगाते हैं। लेकिन अगर ये नहीं भी ले और गवर्नमेंट का जो है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, उसको भी अगर पूरा 100% अगर हम देखें जो उसका कवरेज हो जा रहा है तो बहुत सारी बीमारियों से अपने आप जो है सुरक्षा मिल सकती है। एक समस्या सर, और ये अंतिम प्रश्न आपसे, आपका बहुत समय मैंने लिया, एक अंतिम प्रश्न जिसमें सभी परिवारों की माएँ बहुत परेशान है। उनका बच्चा खाना नहीं खाता,
ये क्या समस्या है सर और इसका निदान क्या है? जी, जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसीलिए मैंने शुरू में ही आपको बोला था, जो जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके 6 मंथ तक हर महीने एक बार आपको पीडियाट्रिक डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। होता क्या है, 6 मंथ तक तो मदर अपनी ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। 6 मंथ के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग चालू करना होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग ये बोलेंगे, ब्रेस्ट फीड के साथ हमको बच्चे को क्या देना है। वो टाइम जो होता है बहुत क्रूशियल टाइम है। उस टाइम पे अगर आप अच्छे से अपने डॉक्टर से सलाह ले कि बच्चों में जो ग्रेन्स है, खाना है, वो इंट्रोड्यूस करते हैं, तो बच्चों में ये समस्या नहीं आएंगी। होता क्या है, 6 मंथ कंप्लीट होता है और बच्चे को गाय का दूध पिलाना चालू कर देते हैं। अच्छा। ये पहले होता था गाय वाली दूध, लेकिन अब हम पेरेंट्स से यही कहेंगे कि आप 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद तुरंत गाय का दूध चालू ना करें। आप 6 मंथ पे एक बार डॉक्टर से मिले और डॉक्टर के सलाह पे ही खाना पीना चालू करना है। जैसे मैं आपको एक सलाह बता रहा हूँ, जो 6 मंथ कंप्लीट हो तो क्या करना चाहिए। मदर मिल्क तो चालू रखना ही है, साथ में जो घर का खाना होता है, दाल चावल थोड़ा, है ना, रोटी दाल, है ना, दाल का पानी नहीं, गाढ़ा दाल। अगर दूध देना भी है तो दूध रोटी को मिसल के ऐसे देना है। गाय का दूध एज इट इज नहीं देना है, ग्रेन्स के साथ दीजिए। और कोशिश करें कि साल भर के बाद ही वो भी 200-300 ml तक ही गाय का दूध देना हो। अगर इस तरह हम फॉलो करेंगे तो शुरू से ही बच्चे को खाने की आदत धीरे धीरे डेवलप होती जाएगी, और डेवलप होते होते तो ये समस्या अपने आप जड़ से समाप्त हो जाएगी। होता क्या है, 6 मंथ के बाद खाना चालू करते नहीं, सिर्फ दूध पिलाते रहते हैं, तो वो हैबिट ऐसे खराब हो जाता है कि बाद में फिर आके कंप्लेन होता है मैक्सिमम पेरेंट्स का, जो बच्चा खा नहीं रहा। तो इसीलिए है, अगर टाइम पे सब सही से चले तो ये समस्या अपने आप। सर, हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर सौरभ सिंह, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से आम जो समस्या आज के समय में परिवारों में बनी हुई है बच्चों से संबंधित, उस पर जवाब दिया और कई ऐसी जानकारियां दी जो हम में से शायद ही कोई जानता हो। माओ से संबंधित, पिता से संबंधित, और घर में किस तरह से बच्चों के साथ रहना है, इससे भी संबंधित। ऐसी कवरेज के साथ और ऐसी आवश्यक कवरेज के साथ मैं जल्द हाजिर होऊंगा एक बार फिर से। तब तक के लिए नमस्कार।